दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस हिंदी की क्लास में। तो आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि का किसके योग से बनता है। देखिए, का हो गया, शा हो गया, त्रा हो गया, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके शिक्षक भर्ती एग्जाम में या फिर आप कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो सभी में पूछे जाते हैं कि किसके योग से बनता है वर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया कि का किसके योग से बना है। यहाँ पर पूछा गया है कि क्या का किसके योग से बना है। तो ये क्या है, का है। ये आपका का क्या है, एकदम पूरा है, यानी कि संपूर्ण है। का पूरा लिखा गया है। तो का प्लस सा से बनता है, का प्लस आ से बनता है, या फिर का प्लस रा से बनता है, या फिर ये सभी सही है। तो यहाँ पर आपका क्या विकल्प राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा कि का प्लस आ के योग से बनता है आपका का। अगर आपको का लिखना हो गया, खा लिखना हो गया, तो आप क्या लिखोगे, का प्लस आ, यानी कि का के नीचे हलंत होगा तब आपका आ होगा, तब जाकर आपका पूरा होगा कि का लिखा है। ठीक, कोई भी वर्ण हो गया। तो यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा आता है कि निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। यहाँ पर पूछा गया नहीं है, स्त्रीलिंग नहीं है। तो पहला है नायिका, दूसरा विकल्प है तपस्विनी, तीसरा है आयुष्मान और चौथा विकल्प है अध्यापिका। तो देखिएगा यहाँ पर कि तपस्विनी, अध्यापिका, नायिका, ठीक, ये क्या है आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है कि स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है। हमें नहीं वाला बताना है, हाँ वाला नहीं बताना है। तो तीनों क्या है, ये सभी हैं, और नहीं क्या है, यही हमारा तीसरा विकल्प राइट हो जाएगा कि आयुष्मान। अगर बताइए स्त्रीलिंग आयुष्मान क्या है, जब पुल्लिंग शब्द है और पूछा क्या गया है, स्त्रीलिंग पूछा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आयुष्मान। अच्छा बताइए आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या हो जाता है, तो हो जाएगा आयुष्मती। ठीक है, क्या हो जाएगा, आयुष्मती हो जाता है। नायक का पुल्लिंग पूछो तो क्या हो जाएगा, नायक हो जाएगा, यानी कि नायिका स्त्रीलिंग है और नायक क्या है, पुल्लिंग है। तो यहाँ पर फिलहाल कौन सा विकल्प लॉक हो जाएगा, तीसरा विकल्प, आयुष्मान पुल्लिंग और आयुष्मती स्त्रीलिंग। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि किस अनुच्छेद के अनुसार, किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा, देखिए राजभाषा और राष्ट्रभाषा, किस अनुच्छेद, यहाँ पर अनुच्छेद पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। क्या पूछा गया भैया, अनुच्छेद पूछा गया। तो यहाँ पर पहला विकल्प है अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 355 और ये सभी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप, क्या पूछा गया यहाँ पर, राजभाषा पूछा गया। तो 14 सितंबर 1949, ध्यान दीजिएगा, अभी क्या सितंबर आया ना, 14 सितंबर गया ना, तो वो क्या था आपका हिंदी दिवस था। 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत, भारत अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। किस अनुच्छेद के अनुसार, तो अनुच्छेद 343 के अनुसार। ठीक है, अगर पूछा जाए कि वो दिन, तो वो होगा आपका 14 सितंबर हो जाएगा। 19 सन पूछा था तो सन क्या हो जाएगा, 1949, यानी कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय अनुच्छेद, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया। क्लियर है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। अगर आप सेशन में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए। क्लियर। नंबर 4 है कि हमारे भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, अभी ये टेट एग्जाम में पूछा गया था। तो हमारे भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, यहाँ पर पूछा गया, बोली जाती हैं। तो देखिएगा, अगर बोलने की बात है तो बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, क्योंकि भारत एक विशाल देश है, यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन भारतीय संविधान के अनुसार जो भाषाएं हैं वो जो है 22 भाषाओं को ही मान्यता प्राप्त है। यानी कि हमारे देश में कितनी भाषाएं बोली जाती है, तो 22 भाषाएं ही भारतीय संविधान के अनुसार उनको मान्यता प्राप्त है। इसलिए जो
टिक करेंगे हम, आंसर वो करेंगे 22 भाषाएं। ठीक है, जब भी पूछा जाए कि हमारे देश में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं तो आप 22 भाषाएं ही लगाइएगा। ठीक, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, आप ये कह सकते हैं कि कम समय लगता है। अगर पूछा जाए कि जिन स्वरों को बोलने में या फिर जिन स्वरों को उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है या फिर कम समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ह्रस्व स्वर। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। दीर्घ का मतलब क्या होता है? दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, जिसमें बड़ा हो। यानी कि अगर आप आ लिख दिए तो आ क्या है आपका? बड़ा हो गया ना। बड़ी ई लिख दिए तो क्या हो गया आपका? बड़ी ई हो गया। तो क्या हो गया? दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। क्योंकि अगर दीर्घ संधि पढ़े होंगे तो आप समझ गए होंगे कि दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। अब प्लुत का मतलब क्या होता है कि प्लुत अपने में देखो 3 लिखा हुआ है, तो प्लुत का मतलब होता है कि जिसमें 3 मात्रा लगी हो, 3 मात्रा का समय लगे। जैसे ओम हो गया, ओम, जिसमें आपको ए दिख जाए, आ समझ लीजिए, वो आपको बिना कुछ सोचे समझे क्या लगा देना है? प्लुत स्वर लगा देना। क्योंकि स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व में एक मात्रा का समय जिसमें लगता है वो ह्रस्व स्वर आपका होता है। दीर्घ आपको ऐसे ही दिखाई दे रहा है जिसमें बड़ा मात्रा आ जाए, यानी कि बड़ा आ जाए, बड़ी ई आ जाए, बड़ी ऊ आ जाए, बड़ा ओ आ जाए, तो क्या हो जाएगा आपका? जिसमें भी आपको 2 मात्रा दिख जाए वो आपका हो जाएगा दीर्घ। और प्लुत में जिसमें भी आपको ए दिख जाए, यानी कि आ जैसे ऐसे बनता नहीं है इस टाइप का, ये आपको जिसमें भी दिख जाए आपका क्या हो जाएगा? वो प्लुत स्वर हो जाएगा। क्लियर है? बहुत ही ज़्यादा आसान है इसको समझना। ठीक, तो यहाँ पर फिलहाल यहाँ पूछा क्या गया कि एक मात्रा का समय, तो जिसमें मात्रा ही ना हो, जैसे आ हो गया, छोटा आ हो गया, छोटी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया, जिसमें मात्रा ही ना हो वो आपका हो जाएगा ह्रस्व स्वर। ठीक, जैसे आ हो गया, तो आ में कोई मात्रा है नहीं है, लेकिन इसको पढ़ा जाता है कि आप लिखोगे का प्लस आ लिखो, इसका मतलब एक मात्रा है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि सुमार्ग में कौन सा उपसर्ग लगा है? उपसर्ग और प्रत्यय। प्रत्यय जो शब्द के पीछे लग जाए, उपसर्ग जो शब्द के आगे लग जाए। पूछा क्या गया है? यहाँ पर गया है कि सुमार्ग में कौन सा उपसर्ग लगा है। यहाँ पर देखिए, अगर इसको हाथ तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? सु प्लस मार्ग, पीछे वाला आपका क्या हो जाएगा? प्रत्यय होता है, यानी कि प्रत्यय होता है, और आगे वाला क्या होता है आपका? उपसर्ग होता है। और पूछा क्या गया है भैया? यहाँ पर पूछा गया है उपसर्ग, तो हम क्या लगाएंगे? सु लगाएंगे ना। यहाँ पर सु कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है, तुरंत टिक कर दीजिए, है ना। क्लियर है? बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसको समझना, ये नहीं कि उपसर्ग और प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मुझे 1 किलो सेब देना, इसमें कौन सा विशेषण है? यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर विशेषण पूछा गया है। अच्छा बताइए, विशेषण की संख्या कितनी है हिंदी में? विशेषण की संख्या कितनी है हिंदी में? तो आपको बता दें, आप नोट डाउन कर लीजिए कि 4 है। कितनी है? 4 है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पर विशेषण की संख्या कितनी है? 4 है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया कि मुझे 1 किलो सेब देना, इसमें कौन सा विशेषण है? तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि क्या पूछा है। मुझे 1 किलो सेब, यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? नाप, यहाँ पर तौल की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? तौल की बात की। जहाँ पर किसी के पदार्थ की बात की जाए, तौल की बात की जाए, नाप की बात की जाए, वहाँ पर कौन सा विशेषण हो जाएगा आपका? गुणवाचक तो होगा नहीं। जब गुण की बात की जाए तब गुणवाचक होगा। संख्या की बात की जाएगी तो हाँ, ये सोच सकते हो कि यहाँ पर लिखा है 1 किलो सेब देना। ठीक है, 1 लिखा है यहाँ पर, डिजिट, जब भी नंबर की बात की जाए संख्या होता है। लेकिन ये भी तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर किलो भी लिखा है, किलो भी लिखा। अगर आप यहाँ पर पूछा जाता है 1 लोग, 2 लोग, 1 रोटी, 2 रोटी, ऐसे तब आपका संख्यावाचक हो जाता है, संख्या में जब होता है। लेकिन यहाँ पर 1 तो लिखा है, लेकिन किलो भी लिखा है उसके साथ, यानी कि तौला जा रहा है। जब भी तौल की बात करें, जब भी नाप की बात करें, तब आपका तुरंत हो जाएगा क्या? परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। जब भी किसी पदार्थ की क्वांटिटी की बात की जाए, कि उसके नाप की बात, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, किलो हो गया, गजमलमल हो गया, मतलब 4 गजमलमल हो गया, तो जब भी उसके नाप तौल की बात की जाए, लीटर में नापा जाए वो फिर किलो में नापा जाए, आपका परिमाणवाचक विशेषण ही होगा। ठीक,
गुण की बात की जाए तो गुणवाचक विशेषण। सार्वनामिक जब संज्ञा के स्थान पर जब प्रयोग यानी कि संज्ञा के स्थान पर जब सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है तब वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होगा। संख्यावाचक संख्या की बात की जाए यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि क्या है 1 किलो है। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि नवरत्न में कौन सा समास है। नवरत्न, नवरत्न का समाह यानी कि नव रत्नों का समूह जिसको कहते हैं समाहार। नवरत्नों का समूह कहिए, समाहार कहिए। नवरत्नों का समाहार हो जहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, तुरंत आप लगा दोगे द्विगु समास, क्योंकि जब भी आपके नंबर की बात की जाए, संख्या की बात की जाए, वहाँ पर तुरंत आपका हो जाएगा द्विगु समास। बहुव्रीहि होगा जिसमें कोई भी पद प्रधान ना हो, द्वंद्व होगा जिसमें और का लोप हो, तत्पुरुष होगा जिसमें दूसरा पद प्रधान हो, आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर लॉक क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट लॉक हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक दंत में समास है। आप लोग हमेशा आरती करते हो, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। ठीक है, तो एक दंत में कौन सा समास है बताइएगा। तो फिलहाल यहाँ पर हम आंसर टिक कर रहे हैं बहुव्रीहि समास। अगर आंसर राइट है यानी कि आप इससे सहमत हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा कि जी यहाँ पर एक दंत में बहुव्रीहि समास है, यानी कि इसका होगा समास विग्रह जब करेंगे तो हो जाएगा एक है दांत जिसके अर्थात कौन से हैं, गणेश जी। ठीक है, कौन से होंगे, गणेश, भगवान गणेश जी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है कि माँ के हाथ से फल नीचे गिर गया, इसमें कौन सा कारक है। कारक की संख्या कितनी है, तो हिंदी में कारक की संख्या है 8। कितनी है, 8 है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि हिंदी में कारक की संख्या है 8। ठीक। तो पूछा क्या जा रहा है कि माँ के हाथ से फल क्या हो गया, नीचे गिर गया। इसमें कारक बताना है तो कौन सा कारक हो जाएगा बताइएगा। अपादान कारक को लॉक करूँ या फिर करण कारक को लॉक करूँ, क्योंकि अपादान में भी क्या आएगा, से आता है, और करण कारक में भी क्या आता है, से आता है। ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या है कि फल क्या हो गया, नीचे गिर गया। नीचे गिर गया यानी कि माँ क्या ली थी, फल ली थी, और फल हाथ से छूट के नीचे गिर गया, तो माँ से फल क्या हो गया, अलग हो गया। तो अपादान कारक में अलग से का प्रयोग होगा, किसके लिए, अलगाव के लिए होगा। किसके लिए होगा, तो अलगाव के लिए होगा। लेकिन करण कारक में से का प्रयोग किसके लिए होगा, तो साधन के लिए होगा। किसके लिए होगा, साधन के लिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अपादान कारक हो जाएगा कि माँ के हाथ से फल क्या हो गया, नीचे गिर गया, तो इसमें अपादान कारक हो जाएगा। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 11 है कि आर्थिक में प्रत्यय है। आर्थिक में प्रत्यय है तो फटाफट इसको लॉक कर देंगे कि ईक प्रत्यय है। आर्थिक लास्ट में क्या आता है आपका, ईक आता है, तो यहाँ पर ईक प्रत्यय हो जाएगा आर्थिक में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी और अच्छी लगती है, अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना फटाफट। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कोई भी कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया हो कि हाँ ये अच्छा है, तो आप जो है वीडियो को लाइक करना। और आप सेशन में अगर पहली बार जुड़े हैं और वीडियो को वॉच करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे डेली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागीज एक्सपर्ट क्लासेस।